कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उनसे मॉड्यूल और ईएलपी की क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहे हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर एक बार मुझे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो आखिरी में हमारे सामने था, दैट वाज पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि एक तो ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है। तो काफी बच्चों ने इसको समझा, काफी को समझाने के बाद भी कंफ्यूजन रहा कि सर अगर हम इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों का अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस कार्बन की तो जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है दैट इज sp, और इस कार्बन की अगर अपन बात करना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। तो मुझसे तो गलत आंसर आ सकता था। क्लियर कि सर मैं देखता मोर एन से अटैच्ड हाइड्रोजन मोर एसिडिक, मैं इसको ज्यादा एसिडिक डिक्लेयर कर देता। लेकिन ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक होता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली ज्यादा होती है। जब यहां से H प्लस हटाओगे तो आप लोगों के सामने कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा, ये वाला। क्लियर, यहां से जब आप H प्लस हटाओगे तो कॉन्जुगेट बेस कौन से वाला बनेगा, ये वाला। अब आप जानते हैं, नो डाउट यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से कार्बन पर है, sp कार्बन पर। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों चेंज हो गई है, sp3 से क्या हो गई है, sp2। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा फ्यूचर में कि बताइए कौन से वाले में आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन विल चेंज। आप बताओ पहले भी कैसा था, sp, H प्लस हटने के बाद भी sp, पहले कैसा था sp3 पर H प्लस हटने के बाद sp2। तो एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। अब हम जानते हैं कि ये एक्सेप्शनली स्टेबल हो गया है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। सही बात है कि नहीं है? तो आप बताइए इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, तो स्टेबिलिटी इस वाले की ज्यादा रहेगी। एनायन के टाइम पर भी हमने डिस्कस किया था। तो आप बताओ दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज्यादा होगी, इधर वाले। यही रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और दोस्तों मैंने आपको याद हो तो ये भी बताया था कि इसमें यही हाइड्रोजन, मतलब इस वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही मोस्ट एसिडिक है, यही हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बन सकता है, क्योंकि अगर पहले से हमने इसको डिस्कस नहीं किया तो हमारा आंसर गलत भी निकल कर आ सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। 4 को मैंने फिर से आप लोगों के सामने एक बार डिस्कस कर दिया है। यह आपका अल्फा एच है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करवा रहा है। दिस इज अल्फा कार्बन, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करके बता दो, बोलता है इन अल्फा हाइड्रोजन्स का। सेकंड, यहां पर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, इनका भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करवा रहा है। मैं जिस तरीके से NO2 को लिख रहा हूं, क्या वो भी इसी तरीके से लिखेगा? नहीं, मैं तो समझाना है, इसलिए मैं जानबूझकर आपको पाई बॉन्ड दिखा रहा हूं ताकि आप -R पहचान सके। हाइड्रोजन्स जो आपके सामने इंडिकेट किए गए हैं उनका एसिडिक नेचर आपको करना है। लीजिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आ गए हैं, जल्दी से कंपेयर करके बताएंगे व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। जो हाइड्रोजन्स मेंशन किए गए हैं आपको उन्हीं पर ही ध्यान देना है, अगर मेंशन नहीं किया गया है तो फिर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना है। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, पहले से इंडिकेट कर दिए गए हैं
कि इन हाइड्रोजन्स का आप एसिडिक नेचर कंपेयर कीजिए। अगर आप बिल्कुल एक ही पॉइंट पर टिक कर चलना चाहते हैं तो H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। सिंपल सा फंडा है। बनाइए जल्दी से सभी का कॉन्जुगेट बेस। यहां कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो बताओ H प्लस हटने के बाद कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां भी H प्लस हटने के बाद कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां भी H प्लस के हटने के बाद कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सही बात है कि नहीं? क्लियर? आप देखो नेगेटिव चार्ज सेम एटम के ऊपर ही है, टीएन भी क्या है सभी की सेम। यहां पर बताओ NO2 का कैसा इफेक्ट लगेगा? -R। आप जानते हैं नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू and pi bond will convert into negative charge. This conjugate base is stabilized by the minus R effect of NO2 group. इसमें बताइए यहां पर भी कैसा लगेगा NO2 का? -R, और यहां भी -R। यहां एक -R वाला है, वहां पर दो -R वाले। यहां पर बताओ कितने -R वाले हैं? 3 -R है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका है? थर्ड का। तो एसिडिक नेचर भी सबसे ज्यादा थर्ड। तो थर्ड वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर सेकंड रहेगा एंड देन फर्स्ट रहेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? चलिए अगले क्वेश्चन में फिर से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन आप कल की क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं एनायन स्टेबिलिटी कंपैरिजन के अंदर। अब बस क्या करना है, जो आपको हाइड्रोजन मेंशन किया गया है वहां पर कॉन्जुगेट बेस H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस। मैं यही नेगेटिव चार्ज बना रहा हूं ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े। आप बताओ तीनों एनायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जी हाँ, यहां पर -R, यहां पर -R, यहां पर कितना -R? एक। और ये नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। कुछ याद आ रहा है? ब्रैड्स रूल। यहां पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है, इट कांट बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, क्योंकि अगर इसने रेजोनेंस किया तो आपका जो ब्रिज हेड एटम है, क्या बोला? इसका जो ब्रिज हेड एटम है वो कैसा हो जाएगा? sp2, जो कि इस टाइप के कंपाउंड्स में हो नहीं सकता। तो बस ब्रैकेट में बार बार बस इतना लिखता हुआ चले, क्या? ब्रैड्स रूल। तो अगर आपको पहले की चीजें क्लियर हैं तो तुरंत रिकॉल कर जाओगे कि क्या गड़बड़ी इसमें हुई है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम तो वही इन हाइड्रोजन्स का एसिडिक नेचर रहेगा। जब भी आपसे एसिडिक नेचर पूछे, H प्लस हटा दो, कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक नेचर। सिंपल सी बात है। सुलटा दिया सभी ने? तो ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे एनायन में भी किए हुए हैं आपने। बस यहां H प्लस हटा रहे हैं, वहां पर एनायन पहले से ही बना हुआ था। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आपको वही एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। एक ये अल्फा हाइड्रोजन है CO बॉन्ड से नेक्स्ट, नंबर 1। फिर आप लोगों के सामने ये अल्फा हाइड्रोजन दिया गया है, नंबर 2। फिर आप लोगों के सामने ये वाला अल्फा हाइड्रोजन दिया गया है, नंबर 3। कहता है इनका एसिडिक नेचर आप क्या कर दीजिए? कंपेयर कर दीजिए। CO बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा नहीं, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट। जैसे यहां पर ये आपका कौन है? फंक्शनल, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, इधर भी नेक्स्ट कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा। कॉमन नेमिंग में पोजीशन अल्फा बीटा से बताई जाती है। तो कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन नहीं होता, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है। चलिए कंपेयर कर दीजिए इसमें जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 7 को सुलटा पाए? बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद फर्स्ट या थर्ड? थर्ड। उसके बाद सेम क्वेश्चन आपको करवाया गया है, H प्लस हटा दो कॉन्जुगेट बेस, H प्लस हटा दो कॉन्जुगेट बेस, H प्लस हटा दो कॉन्जुगेट बेस। बताओ यहां पर कितने माइनस आर हैं? 2। यहां पर भी कितने माइनस आर हैं? 2। लेकिन आप जानते हैं ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इसका माइनस आर कम लगेगा, और यहां पर तो माइनस आर ही कितना है? 1। यही पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन ये, उसके बाद नंबर थर्ड, और उसके बाद नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो ये आपके सामने आ गया है। तो जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कीजिए, हाइड्रोजन मेंशन करके दे देता है, तो H प्लस हटा दो कॉन्जुगेट बेस, तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपका कॉन्जुगेट बेस, उतनी ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर निकल कर आने वाला है। नेक्स्ट, अब आ गए हम एनसीईआरटी पर, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल्स। दिस इज गिवन इन चैप्टर एल्कोहल। अब एल्कोहल का एल्कोहल के साथ ही कंपैरिजन चलता रहेगा, और आप बहुत आसानी से इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा के पेन डाउन करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो एल्कोहल्स में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? जो आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इनके अंदर क्या रहेगा? मोस्ट एसिडिक। क्लियर? आइए, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो आप बताओ कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर H प्लस हटा दे कॉन्जुगेट बेस, तो ये आपके सामने कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्या रिमूव कर दिया हमने? H प्लस आयन। इसका भी अगर हमने क्या बनाना है? कॉन्जुगेट बेस, तो H प्लस आप हटा दीजिए एंड कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। आप ध्यान से बोर्ड पर देखते रहे, यहां पर भी अगर अपन बात करें H प्लस हटा दीजिए कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए, तो ये आप लोगों के सामने बन गया है सभी में कॉन्जुगेट बेस। अब आप जानते हैं मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। सभी को क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आप कंपैरिजन कैसे करोगे? देखो, कॉन्जुगेट बेस एक एनायन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, उसमें देखो साइज क्या है? सभी में ही एटम ही सेम हो गया, तो साइज तो सेम हो ही गई। ईएन भी सभी की क्या है? सेम। अब ये जी जो है ये फर्क डालेगा। मान लीजिए आपका जो जी ग्रुप आपने लगाया है उसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आप बताइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एनायन को स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबलाइज करेगा। अगर आपने जी ग्रुप कैसा लगा दिया है यहां पर? इलेक्ट्रॉन, बताओ कैसा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये तो क्या करेगा आपके एनायन को? बताओ, डिस्टेबलाइज। तो आप इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हो। यहां पर आप सारे हाइड्रोजन मान लो, या कोई ग्रुप डोनेटिंग विड्रॉइंग लगा ही नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है इससे क्या रहेगी? ज्यादा, और इसकी स्टेबिलिटी उससे क्या रहेगी? ज्यादा। तो ये आप लोगों के सामने स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया है किसका? कॉन्जुगेट बेस का। नाउ कैन यू टेल मी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? यानी कि जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उन एल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू जहां पर क्या लगा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो दिस विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब इससे हमें क्या फायदा होगा? हम बार बार कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोगों के सामने ये निकल कर आ गया। इसी को ही हम और जर्नलाइज कर दें तो आप ऐसे कह सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। क्या बोलें? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। बताइए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन withdrawing groups because they will stabilize the conjugate base, and inversely proportional to electron donating groups because they will destabilize the conjugate। तो ये आप लोगों के सामने आ गया है। तो रिजल्ट क्या है कि हम conjugate base नहीं बनाएंगे, क्योंकि बार बार conjugate base बनाने में टाइम लगेगा। हम तो यहीं से बता देंगे कि withdrawing लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगर डोनेटिंग लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं आंसर आने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा आंसर कितने टाइम में आया है। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस बच्चों आपको दिए जाते हैं आप उनको ट्राई करते रहें। कई बार क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाउट पे आए और उस क्वेश्चन को पूछें।
बार बार क्वेश्चन करने से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं केवल थ्योरी को रिवाइज करता रहूंगा, बार बार थ्योरी पढ़ता रहूंगा, तो कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। थ्योरी को कितनी बार रिवाइज कर लीजिए, हर बार लगेगा आपको सब कुछ आता है, क्वेश्चंस करने जाएंगे आपको लगेगा कुछ नहीं आता है। सो थ्योरी 20%, क्वेश्चन प्रैक्टिस 80%। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। अब सुलटा है। चलिए, तो हम बार बार कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे क्या? नहीं, हमें पता चल गया है कि कॉन्जुगेट बेस को है ना क्या करेगा, कोई स्टेबलाइज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और कॉन्जुगेट बेस एक एनायन है, एनायन को कौन स्टेबलाइज करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहां तक चले गए थे हम? 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। अब आप कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। एल्कोहल्स की ही एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोगों के सामने आ रही। दिस इज गिवन इन चैप्टर एल्कोहल्स। पर हम सभी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, फिर जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब भी आप इनको वहां से कर सकते हैं। तो जीओसी तो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक ही क्या होती रहेगी? रिवाइज। क्या हो, बातें करने का मन कर रहा है? करो बातें। अभी तुम बातें कर रहे हो, रिजल्ट के बाद तुम्हारे बारे में बातें होंगी कि कोटा गया था, गई थी, उन सर से पढ़ूंगा पढ़ूंगा और मैं तो सेलेक्ट हो ही नहीं हुआ। इसका तीसरा ड्रॉप था इस बार इसका। पड़ोसियों को एक अच्छा मुद्दा दे देंगे कुछ महीनों के लिए, यू विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ऐसा नहीं है, हम पड़ोसियों को कितने अपशब्द कहते हैं। आप भी तो किसी के पड़ोसी हैं। हर कोई कहता है हम तो ठीक है, हमारे पड़ोसी खराब है। मतलब तुम अलग ही रहते, तुम किसी के पड़ोसी हो ही नहीं। मेरे पापा तो सही हैं, चाचा ताऊ सही नहीं है, जिसकी वजह से घर नहीं चल पाया। कोई ऐसा होता ही नहीं जो ये कहता हो मेरे पापा खराब है। आपके पापा किसी के चाचा, किसी के ताऊ।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर। फिलोसफी की थोड़ी ज्यादा बातें हो गई है। बताइए कैसे हैंडल करोगे इन क्वेश्चंस को। एक बार ज्यादा से ज्यादा आपको एनायन बनाने का मौका दिया जा सकता है, उसके अलावा फिर आप टाइम पास नहीं करेंगे। आइए, क्या आप मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं? ध्यान से देखो, कार्बन से एच हटाओगे कि ऑक्सीजन से एच हटाओगे? और इलेक्ट्रोनेगेटिव से हटाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो सर? तो आधी जनता से कॉन्जुगेट बेस नहीं बनना। क्लियर? बस मास्टर बोल देता है H+ हटा दो, कॉन्जुगेट बेस। तो दिक्कत यही, अभी तो मैंने हटा दिया, बाद में पता ही नहीं चलता हटाना कहां से। मोस्ट एसिडिक हटाना होता है। तो यहां पर भी कॉन्जुगेट बेस आप लोगों के सामने ये रहेगा, थोड़ा सा आपको बढ़िया लगेगा देखकर। नेक्स्ट वाले में भी H+ हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। विच हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड? मोस्ट एसिडिक। क्लियर? यहां से भी H+ हटा दीजिए एंड कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। क्लियर? ये हमारे सामने बनकर आ गया। अब बताइए, ये जो ग्रुप है इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। मिथाइल का, एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई। सर प्लस एच एनाइन पर लगता ही नहीं है। तो प्लस आई से स्टेबलाइजिंग या डिस्टेबलाइजिंग? डिस्टेबलाइजिंग। यहां पर बताओ, इथाइल का भी क्या लगेगा? प्लस आई, ये भी डिस्टेबलाइजिंग। यहां पर आइसोप्रोपाइल का भी बताओ कैसा लगेगा? प्लस आई, एंड ये भी डिस्टेबलाइजिंग। और टर्सरी ब्यूटाइल का भी कैसा लगेगा बताइए? प्लस आई, और ये भी डिस्टेबलाइजिंग। आप बताइए सबसे ज्यादा प्लस आई किसका लगेगा? टर्सरी ब्यूटाइल का। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल वही है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना चाहें तो पहले की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा, दूसरे की स्टेबिलिटी तीसरे से, और तीसरे की स्टेबिलिटी चौथे से ज्यादा। आपको याद है ना, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे प्लस आई बढ़ जाता है। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो? सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ। तो जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए आंसर दें। ये तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना घर पे, मॉड्यूल ईएलपी सॉल्व करेंगे तब के लिए है, लेकिन पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं। तो फिर अगले क्वेश्चन को करके बताइए सर आप हमें, बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए। आइए अगले क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेते हैं दोस्तों। आप बताइए यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। बताइए इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगने वाला है? यू विल से प्लस आई। सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज और गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ? डिक्रीज। आप बताइए यहां पर फ्लोरीन्स की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, एंड इसका भी माइनस आई। माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बताइए क्लोरीन की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। इसका भी माइनस आई, और इसका भी माइनस आई। अच्छा, एक डिसीजन तो हो चुका है कि फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। क्या ये पॉइंट सही है? फर्स्ट की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है। अब सेकंड और थर्ड में से किसकी ज्यादा है? आप बार बार कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट जब भी देखें, पर्टिकुलरली माइनस आई तो डीएनपी। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एन स्टैंड्स फॉर, एंड पी स्टैंड्स फॉर पावर। तो आप बताइए अगर इसको कार्बन नंबर 1 बोल दिया जाए, इसको कार्बन नंबर 1 बोल दिया जाए, और इसको कार्बन नंबर, तो आप बताओ जो माइनस आई लगा रहे हैं उनकी डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? इधर भी 2 नंबर पर जुड़े हुए, उधर भी डिस्टेंस तो सेम है। नाउ यू विल गो फॉर नंबर। कितने हैं माइनस आई वाले? कितने हैं? देन गो फॉर पावर। और फ्लोरीन की माइनस आई क्लोरीन से, अगर माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो सेकेंड आपका ज्यादा एसिडिक रहेगा। किससे? हो गया क्वेश्चन सोल्व बिना कॉन्जुगेट बेस के। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी ध्यान से सुनते हुए जाइए। आप बताओ यहां पर जो आपका ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर आपके विनाइल ग्रुप की वजह से बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा? अच्छा ऐसे सोचो, क्या ये आपका जो लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? तो माइनस आई, तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहां पर भी आपके इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कैसा इफेक्ट लग रहा होगा बताइए? माइनस आई। यहां पर आप बताइए फिनाइल की वजह से कैसा इफेक्ट लग रहा होगा? माइनस आई। तो एक तो क्लियर हो गया है, सबसे कम एसिडिक कौन सा है? फर्स्ट। क्लियर? अब सर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में कैसे कंपेयर करें? तो देखिए अगर मैं आपको नंबरिंग कर दूं, आयुपैक नंबरिंग, ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1। ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1। ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1। इससे मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो माइनस आई लगा रहे हैं
उनकी डिस्टेंस क्या है, सेम, 1 नंबर पर ही जुड़े। अब डिस्टेंस सेम है तो नंबर देखो, माइनस आई वाला कितना है, ए, माइनस आई वाला कितना है, ए, माइनस आई वाला कितना है, नंबर भी क्या हो गए, देन गो फॉर पावर। अब आप ही बताइए, माइनस आई सबसे ज्यादा किसका लिखवा रखा है, ट्रिपली बॉन्डेड वाले का। कारण, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। उसके बाद आपका किसका लिखा रखा है, फिनाइल, फिनाइल का माइनस आई ज्यादा होता है, किससे, विनाइल से। आप जाके देख लेना, माइनस आई कंपैरिजन में ये ऑर्डर आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या है, sp2, और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। तो sp वाले का माइनस आई ज्यादा, ये तो क्लियर है, En ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा। अब इसमें देखो कितना पाई बॉन्ड लगा रहा है, ऐसे ऐसे मिलकर कितने पाई बॉन्ड हैं, 3, और इसमें तो मात्र 1। तो फिनाइल का माइनस आई आपके विनाइल से ज्यादा होता है। मतलब ये कहना चाहते हो सर आप, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद सेकेंड, और सबसे कम। तो ये निकल कर आ गया आपके सामने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। तो बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए भी हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। फर्स्ट वाला बेटा प्लस आई, मिथाइल से ज्यादा प्लस आई किसका होता है, इथाइल का। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई। अगर प्लस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी एनायन की कम। सुलटा दिया है। नेक्स्ट अब हम आएंगे चैप्टर फिनोल पर। किस पर आ जाएंगे, चैप्टर फिनोल पर, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ फिनोल। अल्कोहल का हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ सकता हूं। तो जिन लोगों को माइनस आई रिकॉल नहीं हो रहा था, उनके लिए मैंने माइनस आई का ऑर्डर वापस से बता दिया। आगे बढ़ सकता हूं या धीरे धीरे लिख रहे हो, पहले भी साथ ही लिख रहे थे, अभी भी लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ phenols, acidic strength comparison of phenols, acidic strength comparison of phenols। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, phenol is also known as, phenol is also known as carbolic acid, also known as carbolic acid। फिनॉल बोल दो या कार्बोलिक एसिड बोल दो, एक ही बात है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कई बार आप लोग बहुत स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, बताऊंगा सारी बातें पर सही समय और सही जगह पर। फिनोल चैप्टर आएगा तभी इस बात को फिर से रिकॉल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ फिनोल्स। फिर से सभी के पेन डाउन होने चाहिए, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। क्यों, क्योंकि हम चीजों को समझेंगे और फिर सीधा आंसर करेंगे। आप समझते हैं एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बार बार कॉन्जुगेट बेस बनाने बैठे, बार बार कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम बैठे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होने वाला है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, 3 फिनोल है, बताओ तीनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। कैसी बात कर रहे हो सर, तीनों की क्या है, सही बात है। आइए तीनों के कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, मुझे बनाने दीजिए। बताओ कॉन्जुगेट बेस, तो आप समझिए ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यही मोरियन से अटैच्ड है, बाकी तो सारे कौन है, कार्बन। तो कॉन्जुगेट बेस बनाते हुए ध्यान रखें क्या करना है, H+ हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। तो ये आपके सामने फिनोल था, इसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन कहलाता है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहां से भी अगर अपन बात करें, H+ हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना। कुछ लोग चोरी छिपे छापने की कोशिश कर रहे हैं कि तू बाद में हमें लिखने का टाइम, और हम आए ही लिखने हैं। क्लियर, फिनॉक्साइड आयन बोल देते हैं इसको, कई बार हम फिनोलेट आयन भी बोल देते हैं, फिनोलेट आयन।
आगे क्लियर करूंगा फिनोलेट वर्ड कहां से आया है, इनोलेट है, इनोल से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसका भी H प्लस हटा दीजिए और कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। जरा ध्यान से सुनना है। आप बताओ, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो अगर मैं इस एनायन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इस एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा हो, तो बताइए एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बताओ इस एनायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएंगे, विड्रॉइंग या डोनेटिंग? सही बात है कि नहीं है? तो अगर मैंने कोई भी ग्रुप ऐसा लगा दिया है, जी ग्रुप, बताओ कहां लगाया है ये, ऑर्थो, मेटा या पैरा? कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप तो बोर्ड बिल्कुल बीच से बॉन्ड के लाइन लिया है। अगर इस ग्रुप का ओवरऑल इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, चाहे कैसे भी करे, इंडक्टिव से, रेजोनेंस से, हाइपर से, मुझे कोई फर्क, इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। अगर आपने कोई ग्रुप ऐसा लगा दिया है, इसके ऊपर ऐसा लगा दिया है जी ग्रुप, जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट और ज्यादा बढ़ा रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, डी स्टेबलाइज। अगर डी स्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो आप समझ गए, मतलब अगर फिनोल पे आपने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जी, जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर यहां पर कोई भी नहीं लगा है, अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा दिया है जी, जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप बताइए, अगर ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना पड़े, तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद, तो हो तो गया कंपैरिजन। बार बार कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत ही, तो ये किसका ऑर्डर हो गया है, ये आपके सामने हो गया है एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? और नीचे ये किसका ऑर्डर हो गया है, स्टेबिलिटी का। तो जो आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल कर आता है, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का निकल कर आता है। सुलटा दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे फिर हम। जल्दी जल्दी सुलटाइए भाई लोगों। सुलटा दिया है, तो बार बार कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे क्या, बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएंगे क्या? चलिए, कॉनकर टू, विक्की गुप्ता, नहीं है, आयुष अमन, कॉनकर टू प्रेजेंट, गोल्डन पाल,
जब जब मैंने इसका अटेंडेंस लिया ना, तब तभी एब्सेंट मिला है। फिर मेरे को वापस मैसेज करेगा, सर मैं लाइव देख रहा था। मतलब आप समझो, अगर आपको लाइव देखना था तो कोटा आने की जरूरत ही, आइकॉनिक लेते। हालांकि इस बार थोड़ा सा आइकॉनिक वाले भी परेशान हो गए, बैचेज ऑफलाइन आ गए। क्लियर। लेकिन अगर इसी बैच से करना है तो घर से देख के करते आराम से कम आपके रहने का खर्चा तो नहीं होता ना। डाउट आप पूछते नहीं है, नहीं समझ में आता है तो भी आप पूछते, बस वीडियो लेक्चर देखते रहते हैं। तो वो तो आप टेलीग्राम से या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से भी देख सकते थे। ये कॉमन सेंस की बात है। किसी भी स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाउट, और कोचिंग का बच्चा सबसे कम अहमियत देता है डाउट को। ऑफलाइन का और फायदा ही क्या है। चलिए, कमल किशोर कॉनकर 2 से, कॉनकर 2 से दीप्ति, ध्रुव तिवारी, दिशा यादव, पार्थ। हे पार्थ, कहां थे आप इतने दिनों से? खड़े होइए। आप आते नहीं है, हम रोज आ जाते हैं गीता का ध्यान देने के लिए। देखो, तुम्हारे तुम्हारे वेलकम में तालियां बज रही थी। कहां थे आप इतने दिनों से? हम रोज पुकार रहे हैं आपको। सुनने दो, कल आया था तो मैं माफी चाहूंगा, कल मैंने अटेंडेंस नहीं ली। आगे आते रहेंगे आप, बैठिए। चलिए, आप नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे किसे, समझिए ना। आगे बढ़ सकते हैं। नंबर बताइए, नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 10 तक हो चुके थे हम। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। साथ के साथ लिखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से जल्दी आप सुलटाएं। एक और हम ऐड कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कंपेयर कीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ। सारे के सारे फिनोल है। तो आप समझो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि हमें चेक करना है यहां पर NO2 के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी। यहां पर CN के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी। यहां OCH3 के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी। CH3 के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी। Cl के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या फिर घटेगी। ये हमें चेक करना है। एक बार आप आंसर दे दीजिए। अगर आपका आंसर सही आएगा तो अच्छी बात है, वरना फिर मुझे चीजों को वापस से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बताइए किस प्रकार की बातें की जा सकती हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक किसको बताओगे? सेकंड, बिल्कुल सही जवाब दिया। उसके बाद थर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद, उसके बाद ये भी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। उसके बाद, उसके बाद फर्स्ट या फोर्थ? फर्स्ट। उसके बाद,
उसके बाद फिफ्थ, और उसके बाद फोर्थ। ये आप लोगों के सामने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर रहेगा। जरा ध्यान से सुनिए कैसे किया कंपैरिजन, काफी मेरे इंतजार कर रहे हैं कि कैसे दिया मास्टर आपने आंसर, थोड़ा बताइए। आप यहां से H प्लस हटाओगे, क्या बनाओगे? कॉन्जुकेट बेस, एनायन बन गया कॉन्जुकेट बेस। बताइए NO2 अपना कैसा इफेक्ट लगाएगा? -R, और इस कॉन्जुकेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। यहां से जब आप H प्लस हटाओगे तो कॉन्जुकेट बेस बनाओगे, CN भी बताओ कैसा लगाएगा अपना? -R, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। मैं बता दूं CN में पोलर पाई बॉन्ड होता है और पोलर पाई बॉन्ड वालों का इफेक्ट कैसा होता है? -R। क्लियर? आइए बताइए OCH3 का कैसा इफेक्ट लगेगा? +R, प्लस वाला तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। ये रिंग के ऊपर कैसा लगाएगा? +H। आप जानते हैं यहां पर माइनस है, +R की वजह से रेजोनेंस करता हुआ यहां पर क्या बन जाएगा? माइनस। आप बताओ, इधर देखो, जब OCH3 रेजोनेंस करेगा तो कहां कहां नेगेटिव बनेगा? बताओ कहां कहां पर ये नेगेटिव बनाएगा? अपनी ऑर्थो, पैरा एंड एडजेसेंट एटम्स पर कैसा चार्ज? नेगेटिव नेगेटिव, तो इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी हाईली अनस्टेबल। आप बताइए जब CH3 प्लस H इफेक्ट लगाएगा तो कहां कहां नेगेटिव चार्ज बनाएगा? ऑर्थो, पैरा एंड, तो सोचो जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेस, हाईली अनस्टेबल। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। आइए Cl के बारे में काफी बच्चों ने सही आंसर सोचा होगा, काफी ने केवल -I सोचा होगा। एनायन के केस में क्लोरीन आपका कैसा लगाता है? -R, -R भी लगाता है। जरा समझो, सबसे पहले H प्लस हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दिया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, अगेन नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। आप बताओ इसके कॉन्जुगेट बेस की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई जरा आंखें खोलो और देखो, अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ यही तो बनेगा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाने जा रहे हैं तो यही तो बनेगा कॉन्जुगेट बेस। अब जब ये रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू, तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? और यहां पर कौन मौजूद है? आपका क्लोरीन। आप बताइए क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी? हाँ। आप जानते हैं इसके पास क्या है? वैकेंट 3D ऑर्बिटल। लेकिन सर इसके पास तो लोन पेयर भी है ना, पर वो ले लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास जगह ही, तो एनायन पर क्लोरीन अपना -R लगाता है और केटायन पर +R, उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां पर इसके दो इफेक्ट लगेंगे, -R भी लगेगा एंड -I। और मैं आपको बता चुका हूं क्या कि आपके पोलर पाई बॉन्ड वालों का NO2, CN, इन सब का -R आपके वैकेंट 3D वालों से ज्यादा होता है। हालांकि कुछ लोगों ने केवल -I सोचकर आंसर दे दिया है, फिर भी उनका आंसर सही आ गया, लेकिन उनको हकीकत मालूम होनी चाहिए। अब देखो यहां भी क्या है? -R, यहां भी क्या है? -R, और यहां भी आप इवन क्या मान सकते थे? -R, लेकिन -R सबसे ज्यादा NO2, CN और NO2 में किसका ज्यादा होता है? NO2, -R सबसे ज्यादा होता है NO2 का। अब बताओ NO2 वर्सेस CN वर्सेस Cl, ये दोनों में क्या है? पोलर, पोलर पाई बॉन्ड वालों का -R आपके वैकेंट डी वालों से ज्यादा, इसलिए सबसे आगे सेकंड, देन थर्ड एंड देन सिक्स। ये क्लियर हो गया? आप बताइए यहां पर प्लस मतलब डिस्टेबलाइजिंग, प्लस मतलब डिस्टेबलाइजिंग, नील बटे सन्नाटा, तो इनसे आपके फोर्थ एंड फिफ्थ से ज्यादा स्टेबल एनायन तो फर्स्ट वाले का ही होगा। क्लियर? फिर फर्स्ट आ गया। अब ये +R से डिस्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को, और ये +H से कौन ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा? +R, तो ये स्टेबिलिटी में आगे और ये स्टेबिलिटी में पीछे। सो दिस विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस ने भी पूछा है, और आप उस क्वेश्चन का आंसर दें उससे पहले मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर फिर से पूछना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट क्लास में या उससे पहले वाली में हमने इस क्वेश्चन को किया होगा, लेकिन आप जानते हैं आपको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हर क्वेश्चन आपके लिए नया होता है, चाहे वो पहले 2 बार करवा दिया गया हो। दोनों एनायन में से कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है?
वाह, गजब कर दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो द स्टेबल खुद की खुद की तारीफ तो मैं भी करता हूं, पर मैं खुद तालियां नहीं बजाता, राक्षसो खुद ही तारीफ बजा रहे हैं। अच्छा, मेरे स्टूडेंटों तो एक कदम आ गए हैं। ठीक है, क्या आप तो केवल तारीफ तारीफ करते हो, हम तारीफ करके ताली बजाएंगे कि क्या वाह क्या बात बोल दी है मैंने। चलिए अच्छी बात है। तो थोड़ा रीजन भी बता दो इसमें, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो। देखो सर, यहां पर आपका बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, यहां पर जो फ्लोरीन है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पीरियड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और वो है उसके पास। तो फ्लोरीन यहां केवल और केवल इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा, किसके थ्रू? अपने माइनस आई। यहां पर भी ये स्टेबलाइज करेगा माइनस आई, यहां भी माइनस आई। क्लोरीन की कहानी थोड़ी अलग है। क्लोरीन दोनों काम कर सकता था, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन, लेकिन सर ये यहां दे तो पाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेना ही। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। वो कहता है मैं एक्सेप्ट तो नहीं करूंगा, हाँ मैं डोनेट कर सकता हूं। क्लोरीन कहता है कोई बात नहीं, अपन तो दोनों काम करते हैं। क्लियर? तो यहां से ये इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जिसे आप क्लोरीन का माइनस आर बोल दीजिए या बैक बॉन्डिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। बताइए, क्या इसने इसके माइनस आर से स्टेबलाइज किया? तो यहां क्लोरीन के दो इफेक्ट लगे हैं, माइनस आई एंड माइनस आर। माइनस आर पाई पर लगा है और माइनस आई सिग्मा पर लगा है। लेकिन कमाल की बात यह है, ये दोनों से ही स्टेबलाइजिंग है, आर से भी और आई से भी। लेकिन आंसर तो पहले ही आ गया था, इसका केवल क्या है और उसका क्या है? माइनस आर। आर डोमिनेट करता है किस पर? आई पर, तो वही ज्यादा स्टेबल है। आप बताइए, आप फर्स्ट और सेकंड में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर दिया है। दोनों के कॉन्जुकेट बेस बनाओ। देखो, इसका कॉन्जुकेट बेस बनाओगे तो कॉन्जुकेट बेस की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी कि नहीं बनेगी? नेगेटिव रेजोनेंस करता हुआ कहां जाएगा? पैरा। यहां पर कौन लगा हुआ है? फ्लोरीन। आप बताइए, फ्लोरीन केवल कौन सा इफेक्ट लगा पाएगा? माइनस आई, ओनली माइनस आई। पर जब यही कॉन्जुकेट बेस बनाओगे इसका, तो रेजोनेंस करता हुआ नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा बताओ? पैरा। और क्लोरीन कौन सा लगाएगा? माइनस आर एंड माइनस आई। पर फ्लोरीन लगाएगा माइनस आई ओनली। तो बताइए विच वन इज मोर स्टेबल? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसी की ही ज्यादा होगी। अच्छा क्वेश्चन। तो देखो, ये खास बात होती है, दोनों क्वेश्चंस वापस से लिंक हो गए हैं कि वास्तव में एनायन के केस में क्लोरीन का माइनस आर काम करता है एंड इट विल बी स्टेबलाइजिंग। यहां भी बताया, वहां भी बताया। अब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, जल्दी से सुलटा दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन, पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। मॉड्यूल एलपी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक, भले ही पूछ पूछ के करना पड़े, क्योंकि उस जैसा क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में दिखाई देगा। फिर आप बोलोगे काश मैं उससे पूछ लेता, तो काश वर्ड हटा देना है अपने। नहीं आया अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन किया था तुमसे नहीं बना और वही पेपर में आ गया, ये बहुत दिक्कत की बात होती है। फिर तो जो आपने उसको करने में एफर्ट्स लगाए थे उसका कोई रिजल्ट ही। हमें अल्टीमेटली यही ढूंढना है कि हमें क्या समझ में नहीं आया, वो ढूंढना है और उसको समझना है। आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर हो गया दोनों में? वापस से लिंक कर दिया गया इस क्वेश्चन को। देखो, पहले भी आया था, अभी वापस आ गया है। तो जब आप लिंक करके पढ़ते हो तो चीजों में क्लैरिटी बेटर मिलती है। आगे बढ़ जाऊं? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं दोस्तों। जितने स्टार लगा सकते हो लगा ले। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम बोलते हैं फिनॉल नंबर 1, NO2 कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है? ऑर्थो।
तो इसको बोल देते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, नंबर 2। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो NO2 आपके फिनोल की कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है? मेटा। यहां पर NO2 लगा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं मेटा नाइट्रोफिनोल, नंबर 3। अब की बार जो आपका NO2 है वो कहां पर लगा हुआ है? पैरा पोजीशन। यहां पर आपने NO2 लगा दिया है, इसको दोस्त हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या बोलते हैं? पैरा नाइट्रोफिनोल। इट इज नंबर 4। नेक्स्ट, ऑर्थो एंड पैरा दोनों पर लगा दिया है, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर। यहां पर आपने NO2 लगा दिया है, यहां पर भी आपने NO2 लगा दिया है, इसको हम बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। अभी आयुपैक नेम आ गया है, क्लियर? नंबर हमारे सामने है 5। आयुपैक नंबरिंग करोगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। तो उसको नंबर कितना मिला हुआ है? 1। 2 और 4 पोजीशन पर कौन लगा हुआ है? NO2। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ईच ऑर्थो। ईच ऑर्थो का मतलब OH की कितनी ऑर्थो पोजीशन होती हैं? 2। तो दोनों ऑर्थो पर NO2 लगा हुआ है, एंड पैरा, पैरा पर भी लगा दिया है, तो इसका नाम रहेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। सर ये नंबर आप कहां से लिख रहे हैं? कुछ चमक ही नहीं रहा। अरे आयुपैक नंबरिंग कर रहा हूं। ये क्या है बताओ? आपका PFC, प्रिंसिपल फंक्शनल। तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, 3, 4, 5 एंड, तो वही तो लिखा है NO2 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इससे भी ज्यादा चर्चित जो इसका नाम है दोस्तों वो है पिक्रिक एसिड। इससे ज्यादा चलता है ये वाला पिक्रिक एसिड। तो इसको पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, मार्केट में इस नाम का चलन थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए ट्राई कीजिए और आंसर बताइए, इन सभी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या रहेगा? ट्राई करते रहिए। सबा आफरीन आई हैं, उदय सिंह एब्सेंट, पुष्कर सोलंकी, कुछ की नींद नहीं खुल पाती। खैर ये सोम गुप्ता, बहुत बड़ी समस्या है, कुछ की तो पेपर वाले दिन भी नहीं खुलेगी, और कुछ लोग पैदा होके मर भी जाएंगे फिर भी उनकी नींद नहीं खुलने का मतलब है कि जीवन में किस लिए आए थे उनको पता ही नहीं चलेगा। इंसान में और फिर जानवर में कोई खास फर्क नहीं होगा, पैदा होंगे निपट जाएंगे, ये तो सभी करते हैं। जो पैदा हुआ है उसको निकलना तो है, क्या करके निकलो ये इंपॉर्टेंट है। आइए एसिडिक स्ट्रेंथ पर बातें करते हैं दोस्तों। पहले आप आंसर दीजिए अपने हिसाब से कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होना चाहिए। सबसे ज्यादा एसिडिक 6 आया है, उसके बाद 5th आया है, उसके बाद सेकंड आया है, उसके बाद थर्ड या फोर्थ आया है, उसके बाद थर्ड या थर्ड आया है, और उसके बाद क्या आया है? फर्स्ट आया है। पर ये आंसर गलत है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैंने अपने पूरे खानदान का जोर लगा दिया है, मुझे लग ही रहा था कि मुझे समझ में आने लगा है, तभी आपने मेरा आंसर गलत कर दिया। अगर आप पहली बार में आंसर दे रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। पहली बार अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन सर बाजू वाला गलत बोला है, मतलब उसको सही पता है? हाँ, क्योंकि उसको इसका आंसर पहले से मालूम है। तो आज आपको भी पता चल जाएगा कि क्या लो चाहे फिर दोनों क्या हो जाओगे? बराबर। तो बताइए सर फर्क क्या है? देखो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका 6 है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। उसके बाद नंबर 5 है, ये भी बिल्कुल सही पहचाना।
उसके बाद फोर्थ आएगा और फिर कौन आएगा, सेकंड। बस इन दोनों में जो है वो ऑर्डर पलटा हुआ है। आपने आगे सेकंड रख दिया है और यहां पर आगे कौन सा आ गया है, फोर्थ। बाकी का मामला एकदम सही है, लेकिन सर इसमें तो आपको हमें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। आप बाकी एक्सप्लेन करें ना करें सर, पर सेकंड वर्सेस फोर्थ आपको एक बार डिस्कस जरूर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ सोच रहे हैं पूरा ही कर दे तू, तो ये तो दूसरों ने दिया आंसर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो तेरे भरोसे बैठा हुआ हूं। आप बताइए, यहां पर जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आर। किसी को डाउट नहीं? यहां पर बताओ कैसा इफेक्ट लगा पाएगा इसके कॉन्जुगेट बेस के ऊपर, आप बताओ। केवल माइनस आई, क्योंकि दोनों ग्रुप एक दूसरे की मेटा पर है। बताइए इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आर। सही बात है। बताइए यहां पर कैसा लगेगा, माइनस आर, यहां से भी माइनस आर। किसके ऊपर, कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। यहां पर आप बताओ माइनस आर लगेगा, इसका भी माइनस आर और इसका भी माइनस आर। आप बताओ सबसे ज्यादा माइनस आर किस में है, कितने माइनस आर वाले हैं? किसी और में 3 माइनस आर है क्या? क्योंकि आर डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर हम आगे सोचेंगे, लेकिन अब किसी में इसके कंपैरिजन का है ही नहीं। तो सबसे आगे एसिडिक स्ट्रेंथ में आपका आ गया है 6 ऑन द बेसिस ऑफ आर, कोई कंपैरिजन में नहीं। उसके बाद बताओ इसमें कितने माइनस आर हैं, किसी और में है क्या? तो ये आपका सेकंड नंबर पर आ गया है। आप बताइए इसमें कितना माइनस आर है, एक, और इसमें भी कितना है, एक। अब आप बोलोगे सेकंड और फोर्थ में माइनस आर बराबर, क्योंकि आर तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही। फिर आपने बोला आर के बाद क्या देखना होता है, आई, और मैं बिल्कुल आई पर गया और मैंने बिल्कुल सही सोचा, सर ये नजदीक है तो माइनस आई, माइनस आई ज्यादा तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैंने ये लिखा था लेकिन आपने पलट दिया। आपने बिल्कुल सही सोचा था, पर यहां पर लोचा थोड़ा सा हटके है। मतलब आपके इंडक्टिव से पहले कुछ गड़बड़ हो जाएगी जिसका नाम रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी सेकंड और फोर्थ को रिजर्व कर दे, थोड़ी देर डिस्कस करेंगे बाद में। बाकी बताओ, हाँ ये क्लियर है, सेकंड और फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड से ज्यादा, और थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से, क्योंकि विड्रॉइंग तो है भले माइनस आई से ही है, ये क्लियर है। लेकिन सर जो क्लियर नहीं है वो है आपका सेकेंड वर्सेस फोर्थ, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वर्सेस पैरा नाइट्रोफिनोल। आइए दोस्तों इन्हीं को ही डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दिया गया है। दिस इज व्हाट, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। आपका ये कई बार मैं प्लस माइनस से दिखा देता हूं, कई बार डेटिव से दिखा देता हूं। इधर समझो, क्योंकि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आप कई बार तो NO2 को ऐसे लिख देते हो और कई बार आप NO2 को ऐसे लिख देते हो। हम तो इसी में ही निपट रहे हैं। देखिए डेटिव बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस से भी, दोनों एक ही बात है। आईओसी में आपको और बेटर क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा। इधर जरा ध्यान से देखिएगा। आप बताओ ये जो आपका हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। आप बताइए विच हाइड्रोजन्स आर एलिजिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, अगर किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, अगर किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से। अभी अपन इतनी बात करेंगे, बाकी आप आईओसी में बातें करते रहेंगे। सो दीज हाइड्रोजन्स आर एलिजिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे करेंगे, या तो इधर आपका कौन होना चाहिए, ऑक्सीजन, या फिर कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन, या फिर कौन होना चाहिए, फ्लोरीन। इन्हीं में से उस साइड भी कोई एक होना चाहिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये देखो, यहां पर कौन है, ऑक्सीजन, और यहां पर कौन है, हाइड्रोजन। क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जी हां। सो यहां पर आप देखो पार्शियल पॉजिटिव, यहां सॉरी पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल, और इसी को ही आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या ये पॉइंट सही है, दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला है, इसके अंदर देखने को मिला है सर मुझे इंट्रामोलिक्यूलर, क्या देखने को मिला है, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। सही बात है कि नहीं है, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब सर
ये क्यों डिस्कस कर रहे हो? क्योंकि इसकी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से आपके एसिडिक स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ने वाला है। कैसे? जरा ध्यान से सोचिए। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, क्या बनाऊं? कॉन्जुगेट बेस बनाऊं। आप बताओ कैसे बनाओगे कॉन्जुगेट बेस? H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस। सही बात है कि नहीं? तो आप बताइए, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो कॉन्जुगेट बेस आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। तो ये हमने बना दिया है दोस्तों इसका कॉन्जुगेट बेस। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप लोगों के सामने आ गया है H प्लस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप सोचिए, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी को फेवर करता है। किसको फेवर करता है? भाई जहां जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको बताया जाएगा इक्विलिब्रियम में। अगर आप पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो तो थर्मो और इक्विलिब्रियम का आपस में लिंक करके बताया जाता है। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाता है जिस साइड ज्यादा स्टेबल चीजें बन रही हो। क्लियर? अब आप देखो, ये जो आपका एसिड है, क्या है? एसिड। ये आपका है एसिड, फिनोल है, एसिड है। ये इस एसिड का क्या है बताइए? कॉन्जुगेट बेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट देखना चाहते हैं हम। किसका इंपैक्ट देखना चाहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बट इट्स कॉन्जुगेट बेस इज नॉट स्टेबलाइज्ड। आप बताइए, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसकी कौन सी फॉर्म में है? अनडिसोसिएटेड। कौन सी फॉर्म में है? अनडिसोसिएटेड। मतलब जब H प्लस नहीं छोड़ा है तो इसमें H बॉन्डिंग है, लेकिन H प्लस छोड़ने के बाद, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है बताइए? डिसोसिएटेड। इसमें आपका H बॉन्डिंग नहीं है। तो आप बताइए, यहां से H प्लस का निकलना आसान होगा या मुश्किल होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहता है कि इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आए ताकि आपके इसको स्टेबिलिटी मिलती रहे। या आप ऐसे सोचो, आपके H प्लस हटने के बाद इसके H बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं चाहेगा कि H प्लस आसानी से निकले। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? आगे की तरफ भेजना चाह रहा है, मतलब H प्लस के निकलने में हेल्प कर रहा है, या चाहता है कि H प्लस ये वापिस ले और पीछे आ जाए? क्योंकि ये H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है। इन दिस केस योर undissociated form is H bonding stabilized, but your dissociated form is not stabilized by H bonding. ऐसी केसेस में जहां H प्लस के निकलने से पहले तो H बॉन्डिंग है, पर H प्लस के निकलने के बाद H बॉन्डिंग, इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करती है? कम कर देती है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई है। किसकी वजह से? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कई पॉइंट समझ में आया? लेकिन सर पैरानाइट्रोफिनोल, तो आप देखेंगे कि पैरानाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। अभी दोस्तों आपने आधा समझा है। क्या समझा है? आधा। क्या आधा समझा है सर? क्या है ना, अभी आपने आंसर याद कर लिया है इसका। क्या कर लिया है? याद। आप बताइए, यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? सही बात है। तो यहां भी तो है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, तो दोनों साइड से। क्या यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? तो ये होता है, आप आंसर याद कर लेते हैं। आप सोचते ही आपको बस कंपैरिजन ही वही करवाया जा रहा होता है जितना सामने वाला जान रहा होता है। आपका ध्यान दूसरी तरफ जाने ही नहीं देता है। आइए अब देखो, कुल मिलाकर अल्टीमेटली एसिडिक स्ट्रेंथ किससे कंपेयर की जाती है? मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का हमेशा सही ऑर्डर बता दूंगा। या तो मुझे किसका डेटा दे दो, के, या फिर मुझे किसका डेटा दे दो, मैं बता दूंगा। फिर आप बोलोगे आप क्या बता दोगे, हम भी बता देंगे इसमें। तो अल्टीमेट क्राइटेरिया तो यही है। अल्टीमेट क्राइटेरिया तो यही है दोस्तों। के ए और पी के ए से ही पता चलता है। तो अब जरा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट कब देखना है और कब नहीं देखना है। फिनोल के केस में आर एच आई हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आर मतलब रेजोनेंस। फिर हम क्या देखते हैं? हाइपर। और अब एच का मतलब दो हो गया है। एच का मतलब हाइपर भी हो गया है और एच बॉन्डिंग भी हो गया है। हाइपर भी हो गया है और एच बॉन्डिंग भी। मतलब आर
उसके बाद ही किसको देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। पहले आर डिसाइड करेगा, आर ने डिसीजन नहीं लिया तब आप एच के ऊपर जाओगे। अगर आर डिसीजन ले चुका है तो फिर एच पर जाने की जरूरत। ये ट्रिक है, ये जुगाड़ है, इससे डेटा के साथ आंसर हमेशा मैच करता हुआ आता है। क्लियर? तो पहले क्या देखोगे, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस डिसाइड कर पा रहा है तो आपको एच पर जाने की जरूरत, मतलब एच बॉन्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। आओ अब ध्यान से बताओ, इसमें कितने माइनस आर हैं, किसी और में है क्या, इसलिए मुझे एच बॉन्डिंग देखने की जरूरत थी। बताओ कितने माइनस आर हैं, किसी और में है क्या, इसलिए मुझे एच बॉन्डिंग देखने की जरूरत थी। बताओ कितना माइनस आर है, कितना माइनस आर है। अब देखो आर इन दोनों में क्या हो गया, इसलिए मैं कहां गया, एच पर। तो ये याद रखने का तरीका है आर एच आई, ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी तो जल्दी से इसको सुलटा दीजिए। एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि घटाता है? ए, कुछ भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक एग्जांपल से शॉर्ट ट्रिक मत निकाला करो। तुमने दिल्ली नहीं देखी इसका मतलब दिल्ली नहीं है, ये नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद एग्जांपल आएगा जिसमें एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होगा। तो तुम क्या करते हो, जो जुगाड़ ट्रिक निकालते हैं एक एक क्वेश्चन से निकाल लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कोई सोचना ही नहीं। अगर एच बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में भी हो जाती तो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती। सुलटा दिया है। और धीरे धीरे लिखेंगे दोस्तों। एक्टिव सब्सक्रिप्शन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, 4-5 साल तक कर देंगे उसको। एक साथ लंबा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो डिस्काउंट भी मिलता है अच्छा खासा। आप भी लें और दोस्त को भी दिलाएं, उसमें आपका भी रेफरल काम करेगा। कुछ ऐसा वो वाली स्कीम नहीं होती है बीमा बेचने वाली, कि आपके चाचा ने किसी से बीमा खरीद लिया तो अब घर के सब लोगों का बीमा होना तय है, अपने नीचे 3 जोड़े, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो कई बार तुम निपट जाते हो, कई जगह तुमने पानी पूरी खाई, बहुत गंदी थी, बहुत गंदी, बर्दाश्त नहीं होता है, दूसरे वाले को लेके जाते हो कि इसकी जरूर ट्राई करना। जब वो खा के बताता है कि बहुत गंदी थी, कहता बराबर हो गया है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुलटा दिया है क्या? तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वर्सेस पैरा नाइट्रोफिनोल, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया जा सकता है। विच वन इज स्ट्रॉन्गर, ऑर्थो और पैरा? पैरा नाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर। ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों हो गई पैरा से? तो रीजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यह सर्सन रीजन का क्वेश्चन तैयार है एकदम बढ़िया तरीके से। क्लियर? तो जल्दी से लिख दीजिए कुछ पॉइंट्स यहां पर। एआर के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, यहां से कई बार बन चुका है, फिर बनता रहेगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक, orthonitrophenol is less acidic, orthonitrophenol is less acidic, orthonitrophenol is less acidic than paranitrophenol, orthonitrophenol is less acidic than paranitrophenol, orthonitrophenol is less acidic than paranitrophenol due to, क्योंकि रीजन तो अभी आ रहा है ना, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H प्लस के निकलने में दिक्कत हो रही है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई है एज कंपेयर टू पैरा। लेकिन इन दोनों में ऐसा कुछ भी, ये तो रेजोनेंस ने डिसीजन ले लिया। क्या पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लिख दीजिए। Orthonitrophenol has less boiling point.
orthonitrophenol has less boiling point. Orthonitrophenol has less boiling point. Orthonitrophenol has less boiling point. ब्रैकेट में लिखो more volatile. सॉल्यूशन चैप्टर हो गया है क्या? तब आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट कम तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा. Orthonitrophenol is less, sorry, orthonitrophenol has less boiling point. ब्रैकेट में लिखो more volatile. Close the bracket. Again, then paranitrophenol, मतलब वही अगेन मत लिख देना. Orthonitrophenol has less boiling point than paranitrophenol due to intramolecular H bonding. Due to intramolecular H bonding. Due to intramolecular H bonding. किसकी वजह से? Intramolecular H bonding की वजह से. Next point. Orthonitrophenol and paranitrophenol. Difference in boiling point तो सेपरेट करने में काम आएगा ये तो. Orthonitrophenol and paranitrophenol. Orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation due to difference in boiling point. Due to difference in boiling point. जब दो कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो हम उनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, पर हम एनेंशियोमर्स में ऐसा नहीं कर सकते थे. क्यों? बिकॉज एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. दो एनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी. तो आप फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते. किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? इसके बॉइलिंग पॉइंट पर और डिटेल्ड डिस्कशन होगा आईओसी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया कंपैरेटिव टू पैरा. सो इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन आईओसी. अपन टाइम वेस्ट करेंगे कोई मतलब? अपन पढ़ाएं और उससे अच्छा कोई और दूसरा पढ़ाए तो बढ़िया उसे कोई पढ़ाने दीजिए. तो आईओसी वाले आरडी सर जब आपको आएंगे तो इसको धेड़ते हुए नजर आएंगे, फिर आपको लगेगा कि फालतू मुझसे टाइम वेस्ट किया, आप ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिली है, तो अपन कोई बातें नहीं करेंगे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है. यस, नीट में यह भी आ सकता है कि बताओ किस में नंबरिंग सही से नहीं की गई है. नहीं होता है? कई बार आप बोलते हो, कोई पूछता है तुम्हारा सीनियर कि किससे पढ़ रहे हो, वाईएस वाइज, उसकी तो गलती हम ही निकाल देते हैं. वो बोलेगा अच्छा तुम सर की भी गलती निकाल देते हो. कैसे? कि नंबरिंग गलत कर देते हो, तो 3 के बाद सीधा 5 लिख देते हैं. हम तुरंत गलती पकड़ लेते हैं उनकी. बस इतना ही टैलेंट है हमारे अंदर. इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत कीजिए हमसे. जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों. अब आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी बनने लगे. कुछ लोग क्या परेशान हो जाते हैं, खुद से मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं और सीधे कौन से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ. सर मुझसे बन ही नहीं. अरे पढ़ा ही नहीं. तू तो जानता है पढ़ाने के बाद भी नहीं बनते हैं, और तुम बिना पढ़ाए हुए पर अटेम्प्ट ले रहे हो. तो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं केवल उन्हीं को ही सॉल्व करना है. आज आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 14 बताइए. फिर आप कैसे कंपेयर किया आपने? कुछ लोगों ने कर दिया है कंपेयर. देखो दो तरीके से मैं इसका आंसर दे सकता हूं. कितने तरीके से? आइए इधर. H प्लस हटा दें, कॉन्जुकेट बेस. सही बात है कि नहीं है? तो ये इसका क्या रहेगा? कॉन्जुकेट बेस. इसका भी H प्लस हटा दें और कॉन्जुकेट बेस बना दें.
ये बना दिया कॉन्जुगेट बेस। कैन यू टेल मी विच कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल? इधर ध्यान से सुनिए। एक तो अगर आप इंडक्टिव से देखोगे ना तो भी आंसर मिल जाएगा, पर इंडक्टिव से पहले आपको क्या देखना चाहिए? रेजोनेंस। ये नेगेटिव चार्ज आपका कैसा है बताओ? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट दिस नेगेटिव चार्ज इज delocalized, stabilized by resonance। बताइए विच कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल? कौन सा चार्ज आपका ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मली, लोकेलाइज या डिलोकेलाइज्ड? डिलोकेलाइज्ड, जिसको रेजोनेंस करने का मौका मिले। तो सीधा सा आंसर आ रहा था। अगर आप इंडक्टिव देखते तो इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई, और फिनाइल रिंग का माइनस आई। कहीं से तो आंसर दे लेते। तो विच वन इज मोर एसिडिक? योर एल्कोहल इज मोर एसिडिक और योर फिनॉल? एल्कोहल इज मोर एसिडिक और फिनॉल? आप ही बताइए। यू कैन से दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। रटना नहीं है, सोल्व किया हमने। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर याद कर लेते हैं कि अच्छा ये होगा। नहीं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात कीजिए। आपके पास दोस्तों सारे के सारे फिनोल्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? फिनोल्स। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। आप बताइए यहां पर CH3 का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस एच। प्लस एच से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा, एग्जैक्टली। यहां से बताओ इसके कॉन्जुगेट बेस पर ये क्या लगा पाएगा? केवल अपना प्लस आई। हम जो इफेक्ट देख रहे हैं वो इस पर देख रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट बेस पर। कॉन्जुगेट बेस पर दैट विल बी ए एनायन। सही बात है। तो ये प्लस एच से उसको डिस्टेबलाइज करेगा। किसको? कॉन्जुगेट बेस को। ये प्लस आई से डिस्टेबलाइज करेगा, और ये भी क्या करेगा? प्लस एच से डिस्टेबलाइज। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इन चारों में से? डोनेटिंग ग्रुप लगा है, डिस्टेबलाइजिंग। डोनेटिंग ग्रुप लगा है, डिस्टेबलाइजिंग। डोनेटिंग ग्रुप लगा है, डिस्टेबलाइजिंग। तो फिर सबसे ज्यादा तो कौन रहेगा? फर्स्ट ही रहेगा। आप बताइए यहां प्लस एच से डिस्टेबलाइजिंग, यहां प्लस एच से, और यहां प्लस आई से, तो फिर कौन सा आ जाएगा आपका? थर्ड। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर प्लस एच और यहां पर प्लस एच। एच तो ऑर्थो पैरा से सेम लगता है, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। तो बताओ इन दोनों में सेकंड और फोर्थ में प्लस एच डिसाइड कर पाएगा? तो फिर क्या देखो? प्लस आई। और इसका इंडक्टिव भी कैसा है बताओ? प्लस। एल्काइल ग्रुप का कैसा होता है? प्लस आई। तो इसके कॉन्जुगेट बेस को बर्बाद करेगा प्लस आई से। प्लस आई ऑर्थो से ज्यादा और पैरा से कम लगेगा। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? ऑर्थो वाले की या पैरा वाले की? अरे इसका प्लस आई, यहां प्लस आई दोनों कम कर रहे हैं, यहां प्लस आई थोड़ा कम लगेगा। तो फिर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ। और फिर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड। हालांकि जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इन दोनों की पीके वैल्यू सेम दी हुई है, पर अगर हमें थ्योरेटिकली कंपेयर करना है एक ज्यादा और एक कम, तो हमें यही बताना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? हालांकि इनका डेटा लगभग लगभग सेम दिया है एनसीईआरटी ने, कुछ बुक्स में डिफरेंस भी दिया है, और उन्होंने फोर्थ को आगे और सेकंड को पीछे रखा है। लेकिन हम थ्योरेटिकली तो वैसे ही कंपेयर करेंगे जैसे हम कंपेयर करते आए। क्या इस पॉइंट क्लियर हो गया है? एक बार फिर से देखो, किसी को सेकंड वर्सेस फोर्थ में डाउट तो नहीं है? ये केवल प्लस एच से कम कर रहा है, ये प्लस एच प्लस प्लस आई। क्या यहां प्लस आई नहीं लगेगा? लगेगा, पर डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया है? नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें भी दोस्तों आपको रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर के लिए आप पेन डाउन कर दें, मुझे ध्यान से सुने किस प्रकार की बातें यहां पर की जा सकती है। पेन सभी के डाउन होने चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो अपन ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या ले लेते हैं? फॉर्मिक एसिड। ये देखो इसको हम क्या बोल देते हैं? फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेमिंग में एक कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्म। मैं आपको बता चुका हूं, अगर कॉमन नेमिंग में एक कार्बन है तो किसका इस्तेमाल करोगे? फॉर्म का। दो कार्बन है तो एसिड का इस्तेमाल करोगे। क्लियर? तो ये इतना मुश्किल नहीं है, टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तीन कार्बन है तो प्रोपियोन, किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रोपियोन। चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल, बताया हुआ है हालांकि, और पांच कार्बन के लिए वेलर।
हालांकि 4 और 5 तक कभी जाता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 1 2 3 तक की बातें होती हैं कॉमन नेमिंग में, फिर आयुपैक नेम लिखना शुरू कर लेता है वो। तो ये हमारे सामने है फॉर्मिक एसिड। मैंने एच हटाकर दोस्तों, क्या क्या मैंने एच हटाकर, सभी का ध्यान बोर्ड पर हो, टाइमिंग को छोड़ के, क्योंकि तुम्हारा ध्यान टाइम पर चला गया। एक बार रेड हो जाता है, फिर तुम मन ही मन अपशब्द कहने लग जाते हो कि अब ये क्यों पढ़ा रहा है। मास्टर ने 5 मिनट मांग ली तो ऐसा लगता है जैसे इसने दोनों किडनी मांगी है, और वो भी एक ही साथ, कि अब मैं कैसे जिंदा, एक एक करके मांगता तो शायद मैं दे भी देता। इधर ध्यान से सुनिए, ये जी ग्रुप लगे हुए हैं, फॉर्मिक एसिड के साथ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन है। हाउ यू विल कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ? सिंपल, H प्लस हटाओ कॉन्जुगेट बेस, तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक H ये वाला है, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक H यही है, क्योंकि यहीं पर ही मोरियन से अटैच्ड है ये। तो बताओ, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो आप क्या बोलोगे? H प्लस हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बन गया है, ये बन गया है कॉन्जुगेट बेस। इधर भी बताओ, H प्लस हटाओ कॉन्जुगेट बेस, बट कौन सा H हटाना है, यही तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एसिडिक। क्लियर? ये हमारे सामने, इसमें भी H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। तो ये आप लोगों के सामने निकल कर आ गए इनके कॉन्जुगेट बेस। और सर हम तो ये भी जानते हैं, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए कंपैरिजन करते हैं। आप बोलेंगे कि सर इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, देखो नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सही बात है, आपने कहीं भी गलत नहीं बोला है। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और दोनों आरएस कैसी हैं? इक्विवेलेंट। तो वो तो इसमें भी है दोस्त, कहां है सर बताओ? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, बताइए कौन सी बड़ी बात है? तो अगर हम बात करें तो रेजोनेंस इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? बोलेगा ये भी और ये भी सेम ही स्टेबलाइज्ड है मुझसे, तो एग्जैक्टली इसमें भी वही कहानी है। बताओ, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो बताइए, तीनों के तीनों कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है? और रेजोनेंस से इक्वली स्टेबलाइज्ड है, तीनों में ही रेजोनेंस सेम है। तो फिर क्या करें? तो रेजोनेंस यहां आंसर नहीं देगा। वो आप पहले भी सोच सकते थे दोस्तों, अगर अपने पास हल्का सा दिमाग होता। तो देखो ये वाला पार्ट तो सभी में ही, तो इस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर बात कीजिए जी, अगर जी आपका कैसा निकला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बताइए, इट विल स्टेबलाइज द एनायन, एंड एनायन इसका कॉन्जुगेट बेस। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। इधर अगर अपन बात करना चाहें, अगर जी गलती से कैसा निकला? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इट विल डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस एंड डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। आप बताओ, यहां पर हाइड्रोजन को देखो, नील बटे, ना तो प्लस आई ना माइनस आई, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 हमने ही माना था। क्लियर? यहां पर ये विड्रॉ करेगा, स्टेबलाइज करेगा, यहां पर ये डोनेट करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो आप बताइए, इन चारों में कंपैरिजन करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ पहले की ज्यादा, फिर दूसरे की, और सबसे कम तीसरे की। क्या यही ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? पक्का? अब बताइए, बार बार कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे क्या? नहीं। तो यहां से तो सर एक बहुत ही क्लियर बात आ गई है, क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ सभी में यही निकल कर आ रहा था अल्टीमेटली, एसिडिक strength of carboxylic acids, acidic strength of carboxylic acids is directly proportional to, बताइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सही बात है कि नहीं है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। तो यही अल्कोहल में कहानी थी, और यही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कहानी है। सुलटाइए जल्दी से। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। आज आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश एसिडिक स्ट्रेंथ। आपके नोटबुक में ही इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर आप इनको समझ के ऑनेस्टली करेंगे तो नीट में आने वाला क्वेश्चन
नहीं रुकता है। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम हो तो के ए और पी के ए कंपेयर कर सकते हो। यस, तो कई क्वेश्चंस में आपसे के ए और पी के ए भी कंपेयर करता हुआ नजर आएगा। तो अभी कुछ देर में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे मॉड्यूल से, जाके उनको सुलटाना है। तब तक अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। अब आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बनाइए कि हाइपर कॉन्जुकेशन को अगर मैं तुरंत रिवाइज करना चाहता हूं तो हाइपर कब कब काम करता है, केटाइन पर, रेडिकल पर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, खत्म। ऐसे 3-4 रिवीजन के बाद आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर अवेलेबल हूं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, आज सही था। बंद कर।